यूएसए के अंदर ईसीई अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से क्या सिचुएशन है, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर क्या क्राइसिस चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड और इन सारी वजूहात की बिना पे EB2 NIW की जो वीज़ा कैटेगरी है उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, खासकर जो पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं। तो इस वीडियो के अंदर इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? एक व्यूअर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी टाइम से इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से जो है वो पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो आज मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि ECE के हवाले से है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो क्राइसिस हैं, जो यहाँ पे आप कह लें कि जो इसके हवाले से सिचुएशन है, उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन होगी या जिन चीज़ों के हवाले से मैंने जहाँ पे रिसर्च की होगी उसके हवाले से अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं यहाँ पे या मोस्टली यहाँ पे जो है इस तरफ अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है साथ साथ उनके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके भी उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं और उसके हवाले से खुद भी जाके ऑनलाइन फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्राइसिस इन यूएसए और उसकी वजह से EB2 NIW की जो वीजा कैटेगरी है उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं इसके हवाले से सोच रहे हैं, और जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता है या उनका स्किल सेट कहीं ना कहीं इससे मुताबिकत रखता है, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनको किन किन चीज़ों के हवाले से सोचना चाहिए या वो कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ का जो सेटअप है, जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, जो स्कूलिंग सिस्टम है, उसके हवाले से मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूँ, एक ओवरव्यू दे दूँ। अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल शुरू से, तो छोटे बच्चों के लिए डे केयर होता है, यानी डे केयर कह लें, चाइल्ड केयर कह लें। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो जॉब करते हैं, तो वो अपने बच्चों को डे केयर के अंदर, चाइल्ड केयर के अंदर पूरे दिन के लिए छोड़ देते हैं और शाम को पिकअप कर लेते हैं। उसके बाद स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं तो हेड स्टार्ट होता है, यानी प्री स्कूल इसको आप नॉर्मली कहते हैं। हेड स्टार्ट के अंदर छोटे बच्चे जाते हैं जो कि किंडरगार्टन से भी पहले होते हैं। तो उसके बाद फिर आपका प्री के होता है, यानी किंडरगार्टन से पहले का जो क्लास है वो होती है, फिर किंडरगार्टन है, उसके बाद फिर आपका फर्स्ट ग्रेड शुरू होता है। जिस तरह मैं अपना पुराना रिकॉल करूं, पाकिस्तान के अंदर तो हमारे पास नर्सरी क्लास होती थी, उसके बाद KG1 KG2 होती थी और फिर जाके जो है वो पहली क्लास स्टार्ट होती थी। तो यहाँ पे भी तकरीबन उसी तरह का आप सेटअप कह सकते हैं या उससे मिलता जुलता आप सेटअप कह सकते हैं कि स्कूल स्टार्ट होता है प्री के से, या अर्ली स्कूल कह लें, वो प्री के से स्टार्ट होता है, जिसको आप प्ले ग्रुप भी कह सकते हैं। तो प्री के हो गया, प्री के बाद जो है वो किंडरगार्टन होता है, यानी जो KG है आपकी, उसके बाद आपका फिर फर्स्ट ग्रेड स्टार्ट होता है और फर्स्ट ग्रेड से लेके 5th ग्रेड तक जो है ये एलिमेंट्री स्कूल कहलाता है। उसके बाद जो है 6 to 8 जो है ये मिडिल स्कूल है और फिर 9 to 12 जो है ये आपका हाई स्कूल है। तो इस तरह से ये स्कूलिंग सिस्टम चलता है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली कॉलेज स्टार्ट होता है, उसके अंदर लोग एसोसिएट की डिग्री, उसके बाद बैचलर्स की डिग्री और एंड देन फिर मास्टर्स की डिग्री होती है। तो इस तरह से ये स्कूलिंग सिस्टम यहाँ यूएसए के अंदर चलता है। अच्छा, अगर हम सबसे पहले देखें ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की जो कैटेगरी है या जो इसका डोमेन है, उसके अंदर कौन कौन सी एजेस के बच्चे आते हैं और कौन सा एज ग्रुप इसके अंदर कवर किया जा सकता है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि न्यू बॉर्न से लेकर 8 साल तक के बच्चे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कवर होते हैं या उनके हवाले से इस कैटेगरी के अंदर फोकस किया जाता है या रेलेवेंस बनाई जाती है। तो अगर मैं ओवरऑल इसको समअप करूं तो इसमें 3 तरह की कैटेगरीज आ सकती हैं ECE के डोमेन में, जिसमें बर्थ से लेके 3 साल तक के बच्चे आ गए, जिसको आप इन्फेंट्स कहते हैं, टॉडलर्स कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर प्री स्कूल आता है, प्री स्कूल के अंदर यानी 3 से 5 साल तक के बच्चे आ जाते हैं। जो प्री के ग्रेड होता है स्कूल के अंदर वो इसके अंदर कवर होता है। और उसके बाद फिर अर्ली एलिमेंट्री, जिसमें किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तक के बच्चे आते हैं। तो ये इसका एक ओवरऑल डोमेन कहलाता है यहाँ पे यूएसए के अंदर, या इसको कवर किया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं, यहाँ यूएसए के अंदर ECE के जो सेटिंग्स हैं या जो सेटअप्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे आप चाइल्ड केयर और डे केयर सेंटर्स हो सकते हैं, वो एक सेटअप हो सकता है। इसके अलावा नर्सरी स्कूल्स, प्री स्कूल्स, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमारे पास नर्सरी की क्लास होती है, उसी तरह से यहाँ पे प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल्स होते हैं। हेड स्टार्ट प्रोग्राम्स होते हैं, प्री किंडरगार्टन यानी प्री के क्लासरूम्स हो सकते हैं, और फिर एलिमेंट्री स्कूल के अंदर किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के क्लासेस होती हैं। तो इस तरह से इसका ओवरऑल सेटअप और सेटिंग्स हैं यहाँ यूएसए के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि पता
पता होनी चाहिए ईसीई के हवाले से कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर किन एरियाज़ को डेवलप किया जाता है, किन एरियाज़ के हवाले से लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। तो उसके अंदर जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, सोशल इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के हवाले से डेवलपमेंट होती है, फिजिकल एजुकेशन के हवाले से डेवलपमेंट होती है और लर्निंग के टूवर्ड्स जो अप्रोचेज हैं उसके ऊपर फोकस किया जा रहा होता है। अगर मैं कॉग्निटिव स्किल्स के हवाले से बात करूं तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना, उनको चीज़ों के हवाले से इमेजिनेशन करवाना, जो ओवरऑल सेंस है चीज़ों का वो डेवलप करना। अगर सोशल इमोशनल स्किल्स के हवाले से बात करेंगे तो बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, उनकी पर्सनैलिटी बनाना, और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के हवाले से ऑब्वियसली उनकी वोकेबलरी डेवलप करना, उनके अंदर लिसनिंग स्किल्स डेवलप करना। इसी तरह से अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल के अंदर फिजिकल एक्टिविटी है, हेल्थ के हवाले से चीज़ें हैं तो वो उसमें कवर की जा सकती हैं। अगर अप्रोचेस टू लर्निंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर उनकी परसिस्टेंस देखना, किस तरीके से वो एंगेज होते हैं लर्निंग के साथ, उसको असेस करना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी देखना। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से, इन सारे फैक्टर्स के हवाले से, इन सारे कोर एरियाज के हवाले से ईसीई के अंदर चीज़ें कवर की जाती हैं। अच्छा, इसी एजुकेशन के अंदर ये कुछ टॉप चीज़ें हैं या कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि मोस्टली कवर की जा रही होती हैं। कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसके हवाले से जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट की फॉर्म में डाल दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको फर्दर रीड आउट कर सकते हैं और इसके हवाले से और बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ यूएसए के अंदर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या उसके हवाले से चीज़ें बेहतर हैं या उसके हवाले से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप खुद भी जाके रिसर्च करेंगे, देखेंगे, ऑनलाइन थोड़ा सा चीज़ों को चेक करने की कोशिश करेंगे और इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूएसए के अंदर इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सिचुएशन अच्छी नहीं है और इस पर्टिकुलर सेक्टर से वाबस्ता जो लोग हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है और इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो क्राइसिस की जो रीजंस हैं वो क्या हैं, वो जो मोटे मोटे रीजंस हैं या जो बुनियादी रीजंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और उसमें अगर आप जाके खुद भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स की शॉर्टेज है, स्टाफ की शॉर्टेज है। जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जो पहले इस प्रोफेशन से, इस सेक्टर से वाबस्ता थे, वो शायद अब नहीं रहे, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो अर्निंग्स हैं, जो सैलरीज हैं या जो बेनिफिट्स मिलते हैं एजुकेटर्स को, टीचर्स को, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। ये लो पेइंग जॉब आप इसको कह सकते हैं या नॉर्मली इसको कंसीडर किया जाता है यूएसए के अंदर। ओवरऑल भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ यूएसए के अंदर जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो कोई हाईली पेड प्रोफेशन नहीं है और जो एजुकेटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स हों या उससे आगे मिडिल स्कूल के टीचर्स हों, खासकर जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं या उस पर्टिकुलर डोमेन से उनका ताल्लुक है, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा जो है वो हाईली पेड जॉब्स नहीं मिलती या बेनिफिट्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते उनके। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है, बर्नआउट होता है, टर्नओवर बढ़ जाता है और फिर वो जॉब्स छोड़ देते हैं और ऑब्वियसली फिर वर्कफोर्स की जो शॉर्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। तो ये इसका एक मेन रीज़न है कि वर्कफोर्स की जो शॉर्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो जिसकी वजह से वो एक क्राइसिस वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और साथ ही साथ जो डे केयर सेंटर्स हैं वहाँ जो बच्चे जाते हैं उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी कॉस्ट को बेयर करना मुश्किल हो रहा है और उनके लिए भी चीज़ें अनअफोर्डेबल होती जा रही हैं। वैसे ही ओवरऑल यूएसए के अंदर काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई है, जिस तरह से बाकी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है यहाँ यूएसए के अंदर भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्राइसेस जो है वो ऊपर चले गए हैं। उसमें हेल्थ केयर की कॉस्ट है, इंश्योरेंस की कॉस्ट है, कोमोडिटी के प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो प्राइसेस हैं, बाकी जो आम लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनकी जो प्राइसेस हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए बाय करना, उनको अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उसके इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी नज़र आते हैं। ऑब्वियसली उसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इन क्राइसिस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स थे उसको शट डाउन करना या गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग आप कह सकते हैं उसके अंदर कमी होना, तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्राइसिस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो ये जो क्राइसिस की सिचुएशन है ईसीई सेक्टर के अंदर,
इससे कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं उन लोगों के लिए जो EB2 NIW की वीज़ा कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, खासकर जो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और वो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर क्वालिफाइड हैं, उनका एक्सपीरियंस है और उनके पास स्किल सेट मौजूद है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर यहाँ USA आके सर्व कर सकते हैं। तो जो भी इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं, खासकर जो पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जिन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाया है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का उनका एक्सपीरियंस है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो अपने केस को प्रेजेंट करें और EB2 NIW की जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके अंदर इस पर्टिकुलर सेक्टर से वाबस्ता अपने स्किल सेट को, और उनके पास अगर रेलेवेंट एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल सेट, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग्स, कोई भी चीज़ें मौजूद हैं जो ECE सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक तरह से ये नेशनल इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है USA के लिए। तो वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि USCIS के 3 जो प्रॉन्ग्स हैं उसके हिसाब से अपने केस को आपने प्रेजेंट करना है। मेक श्योर करना है कि आप अपना केस जो है वो उस तरीके से प्रेजेंट करें कि USA के अंदर ये क्राइसिस मौजूद हैं, USA के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है और USA को उसकी ज़रूरत है। USA के लिए एक तरह से ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर बन गया है और हमारा जो स्किल सेट है वो इससे मुताबिकत रखता है। हमारे पास नॉलेज है, एजुकेशन है, सर्टिफिकेशंस हैं और मेरा ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो मैं इसके लिए रेलेवेंट हूँ और USA के लिए बेनिफिशियल हो सकता हूं और ये मेरा सारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। आप 3 प्रॉन्ग्स को सामने रखते हुए अपने केस को, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंपाइल करें और अपनी एप्लीकेशन पिटीशन को फाइल करें, तो आपके अच्छे चांसेस डेवलप हो सकते हैं और आपकी पिटीशन के अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपने अपने केस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। लेकिन ओवरऑल साथ में कुछ चीज़ों को ज़रूर जहन में रखिएगा जब आप अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका प्रायर एक्सपीरियंस, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर और आगे के हवाले से आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो गौरतलब बात है और जिसको जहन में रखना चाहिए और उसको अपनी एप्लीकेशन फाइल करने से पहले भी सोचना चाहिए और एप्लीकेशन फाइल करते वक्त भी सोचना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर फील्ड है ECE की, ये लो पेइंग जॉब है। इसके अंदर सैलरीज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से बर्नआउट हुआ है, जिसकी वजह से टर्नओवर ज़्यादा होता है और वर्कफोर्स की शॉर्टेज है। तो आपके लिए जो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड से वाबस्ता हैं और जो ये सोचते हैं कि यार हम इस कैटेगरी के अंदर इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको ये सोचने की ज़रूरत है और उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसकी कितनी अर्निंग्स है, सालाना इसकी सैलरीज कितनी है, इसकी सैलरी की रेंजेस क्या हैं। तो वो मैं आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ साइट पे शेयर भी कर देता हूँ और आपको एक ओवरऑल आइडिया भी दे देता हूँ। तो इसके हवाले से आप ज़रूर रिसर्च करें, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सामने रखें और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या ये सैलरी रेंजेस उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 35 से 40 हज़ार के करीब एक नेशनल एवरेज हो सकता है सालाना। इस फील्ड से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी अर्निंग्स इतनी होती है। ऑब्वियसली फिर वो स्किल सेट के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के हिसाब से चीज़ें वेरी कर सकती हैं और फिर इसके अंदर भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज फर्दर हो सकती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि 35 से 40 हज़ार सालाना कमा के USA के अंदर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी, आपकी जो खर्चे हैं वो पूरे होंगे? तो इसके हवाले से आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि ये चीज़ आपके लिए सस्टेनेबल ना हो और फ्यूचर में आपके लिए इसके हवाले से परेशानी हो जाए। इस हवाले से आप ज़रूर सोचें, इस हवाले से आप बेहतर इवैल्यूएशन करें और जो भी आपके खर्चे होने वाले हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है यहाँ USA आने के बाद, उसको सामने रखते हुए इसको आप कंपेयर करें। क्या आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कोई और ज़राए आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई और आपके पास चीज़ें जहन में हैं जो आप साथ कर सकते हैं, तो वो भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से ये फैक्टर USCIS के लिए भी अहम होगा, उनके लिए भी सवाल पैदा कर सकता है कि एक लो पेइंग फील्ड के अंदर एक बंदा EB2 NIW की कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहा है, क्या उसका मकसद सिर्फ यहाँ आना तो नहीं है? क्या वो वाकई में इस फील्ड से वाबस्ता है? क्या वो वाकई में इस फील्ड के अंदर दिलचस्पी रखता है? और ये जो फील्ड है, ये जो प्रोफेशन है, क्या उसके लिए सस्टेनेबल होगा? और उसके लिए उसके पास क्या जस्टिफिकेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेगा, यहाँ पे आके कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैसे मैनेज करेगा? तो इन सारे फैक्टर्स को भी सामने रखें अपनी एप्लीकेशन को फाइल करते हुए और अपनी डॉक्यूमेंटेशन इन सारी चीज़ों को सामने
सामने रखते हुए प्रिपेयर करें, ताकि आप यूएससीआईएस को कन्विंस कर सकें। और 3 जो प्रॉन्ग्स है उनको सामने रखते हुए ऑब्वियसली आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है, लेकिन ये फैक्टर भी आपके सामने होना चाहिए कि यूएससीआईएस के सामने भी यही सवाल होगा कि एक लो पेइंग फील्ड के अंदर अगर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है तो वो वाकई में उसमें दिलचस्पी रखता है, उसके पास कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, फ्यूचर की उसके क्या एंडीवर्स हैं, क्या वो सोचता है, वो किस तरीके से इस प्रोफेशन के अंदर सस्टेन करेगा, सर्वाइव करेगा और इस प्रोफेशन को, इस फील्ड को अपने लिए और यूएसए के लिए बेनिफिशियल बनाएगा। तो इन सारी चीज़ों को भी सामने रखने की ज़रूरत है। अच्छा भाई, तो ये कुछ बैकग्राउंड था यहाँ यूएसए के अंदर ईसीई के हवाले से जो सिचुएशन चल रही है और ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो किस तरीके से उसका सेटअप है, इसके हवाले से कुछ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। और साथ ही साथ जो है मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो सिचुएशन है ये हमारे पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए, खासकर जो टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता है, खासकर वो टीचर्स, वो स्कॉलर जिन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाया है, अगर वो यूएसए आने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो EB2 NIW की जो वीज़ा कैटेगरी है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इस फील्ड को बेस बना के अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। बाकी डेफिनेटली आपको खुद भी ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए चीज़ों के हवाले से, ये मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, यूएसए के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, किन किन चीज़ों का आपका ख्याल रखना होता है इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। खासकर अगर हम ईसीई की बात करते हैं तो क्या स्किल सेट बच्चों को सिखाए जाते हैं, कौन से जो है वो डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं जिसके ऊपर फोकस होता है, उसके हवाले से मैंने आपके साथ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन शेयर की। लेकिन आपको इसके हवाले से फर्दर और रिसर्च करनी चाहिए और चीज़ों का बेहतर आइडिया लगाना चाहिए और एक डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करके अपने केस को, अपनी एप्लीकेशन को फाइल करें। अच्छा भाई, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।